India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। पत्नी की बीमारी के कारण अंतरिम जमानत की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया गया। अंतरिम जमानत पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि वे जानते हैं कि पत्नी की बीमारी गंभीर है। उन्होंने सिसोदिया से कहा कि आप जमानत याचिका डाल सकते हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले में 28 जुलाई को सुनवाई होगी। सिसोदिया शराब घोटाला मामले में लगभग 5 महीना पहले गिरफ्तार हुए थे। हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ ये एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है। जब सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि चिकित्सा स्थिति ऐसी है कि इसके कारण हल्का पक्षाघात हो सकता है, तो न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि वो याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए चिकित्सा स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और ये हल्का नहीं बल्कि काफी गंभीर स्थिति है। सिंघवी ने कहा कि 50% विकलांगता है। MRI में सफेद पट्टिका दिखाई देती है। पीठ ने कहा हम इसके बारे में जानते हैं, ये पैरों से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 10 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने ये मामला रखा था और तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे CJI ने स्वीकार कर लिया था। सिंघवी ने कोर्ट को बताया था कि हाईकोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सिसोदिया की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को 2 बार झटका लग चुका है। 30 मई को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सिसोदिया उच्च पद पर थे, ऐसे में वे ये नहीं कह सकते कि आबकारी नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसके पहले 3 जुलाई को आबकारी नीति से ही जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सीबीआई दिल्ली में आबकारी नीति में कथित अनियमितता को लेकर जांच कर रहा है। ये मामला मनीष सिसोदिया के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल का है। उस दौरान सिसोदिया के पास आबकारी विभाग का भी जिम्मा था। सीबीआई ने आबकारी घोटाले में कथित भूमिका के लिए उन्हें आरोपी बनाया था। इसी साल 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में हैं। सिसोदिया के अनुसार उनके पास कोई पैसा नहीं मिला है और एजेंसियां जिस शराब नीति का पुनर्मूल्यांकन कर रही है वो निर्वाचित सरकार द्वारा बनाई गई थी और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। शीर्ष कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ कैदियों की सजा में छूट के संबंध में उसके निर्देशों के अनुपालन में करीब 1 साल की देरी पर गहरी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों के मन में देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है। पीठ ने निर्देश दिया है कि अगर अधिकारी याचिकाकर्ताओं की समय पूर्व रिहाई के सभी लंबित आवेदनों पर 4 सप्ताह में फैसला नहीं करते तो राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव 29 अगस्त को अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में मौजूद होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की रिहाई मामले पर सुनवाई की। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के उदासीन और लेट लतीफ रवैये से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति राज्य सरकार के मन में थोड़ा भी सम्मान नहीं है। हमें लगता है कि हमें अब कठोर कदम उठाने ही होंगे। ऐसा लगता है क्योंकि आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ दोषियों की सजा में छूट के संबंध में अदालत के निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार लगभग 1 साल से उपेक्षा बरत रही है।
आदेश पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्देश दिया कि यदि यूपी के संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ताओं की समय पूर्व रिहाई के सभी लंबित आवेदनों पर महीने भर में फैसला नहीं करेंगे तो राज्य के प्रमुख गृह सचिव को 29 अगस्त को अदालत में प्रत्यक्ष तौर पर पेश होना होगा। तब उन्हें अदालत को बताना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन 1 साल तक क्यों नहीं किया गया। अदालत की नाराजगी इस पर थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2022 को आदेश दिया था कि कई उम्र कैदियों की समय पूर्व रिहाई के आवेदनों पर 3 महीने के भीतर अंतिम निर्णय लें। लेकिन इस आदेश को साल भर से भी ज्यादा यानी 14 महीने हो गए। इसके बावजूद कई कैदियों की समय से पहले रिहाई की याचिकाओं पर भी अभी तक फैसला नहीं किया गया है। पीठ ने मई 2022 में दिए गए अपने पिछले आदेश में इस तथ्य पर जोर दिया था कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अपनी वास्तविक सजा में 14 साल से अधिक की अवधि बिना छूट के पूरी कर ली है। वे सभी सेंट्रल जेल बरेली में बंद हैं। प्रदेश सरकार की सजा में रियायत नीति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कई निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकार को किसी कैदी की सजा माफी याचिका उसके पात्र होने के 3 महीने के भीतर निपटारा करना ही होगा। ऐसा करने के लिए वे बाध्य है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पीठ के समक्ष कहा, सिफारिशों के बाद सजा में छूट पर अंतिम निर्णय राज्यपाल को लेना होता है। कोर्ट का राज्यपाल को डेडलाइन देना सही नहीं होगा। इस पर पीठ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो करीब 30 वर्षों से परेशान है। पिछले साल शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले 42 अपराधी कैदियों में से कई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी माफी याचिका के आधार पर फैसला आने तक रिहा कर दिया था या बरी कर दिया था। तब हाई कोर्ट और अन्य प्राधिकरण के सामने समय से पहले रिहाई के लिए कम से कम 7 ऐसे आवेदन लंबित थे। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है जिसके तहत परिसर में 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी के एक विवादास्पद वृत्त चित्र के प्रदर्शन में कथित संलिप्तता को लेकर एनएसयूआई के नेता लोकेश चुग को 1 साल के लिए प्रतिबंधित करने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में शामिल होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1 साल के लिए उनके परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी है। डीयू के इस निर्णय को चुग ने चुनौती दी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग को बहाल करने का निर्देश दिया गया था। चुग को प्रधानमंत्री बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित करने के आरोप में विश्वविद्यालय ने प्रतिबंधित कर दिया था, पर उसे हाईकोर्ट ने बहाल करने का आदेश दिया था। इस आदेश को डीयू ने चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी की पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ डीयू की ओर से दाखिल याचिका पर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव पीएचडी छात्र लोकेश चुग को नोटिस जारी किया। डीयू ने अब एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है और तर्क दिया है कि एकल न्यायाधीश का आदेश कानूनी रूप से गलत है और वो इस तथ्य को मानते नहीं कि धारा 144 सीआरपीसी लागू होने के बावजूद चुग उस स्थान पर मौजूद थे जहां वृत्त चित्र दिखाया जा रहा था। चुग ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित वृत्त चित्र इंडिया द मोदी क्वेश्चन के प्रदर्शन में कथित संलिप्तता को लेकर उसे 1 साल के लिए प्रतिबंधित करने के डीयू के फैसले के खिलाफ अप्रैल में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। केंद्र सरकार ने बीबीसी के वृत्त चित्र के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे। विदेश मंत्रालय ने इस वृत्त चित्र को दुष्प्रचार के एक माध्यम के रूप में वर्णित किया था।
जिसमें निष्पक्षता का अभाव है और जो औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। डीयू के रजिस्ट्रार ने मार्च में चुघ को एक ज्ञापन जारी किया था, जिसके तहत उसके 1 साल के लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज या विभाग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 27 अप्रैल को इस फैसले पर रोक लगा दी थी। उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि ये फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है और प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा इसके कारण बताए जाने आवश्यक हैं। मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की गई है। चुघ ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष आग्रह किया था कि 30 अप्रैल को उनके पर्यवेक्षक की सेवानिवृत्ति से पहले उन्हें अपनी पीएचडी थीसिस जमा करने की अनुमति दी जाए। 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में शामिल होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनके परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी है। डीयू के इस निर्णय को चुघ ने चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिहाई के खिलाफ फैसला सुनाया है। बालाजी को, जिन्हें पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने बालाजी की रिहाई के लिए उनकी पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में ये फैसला सुनाया है, क्योंकि इससे पहले उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने खुद को इस मामले पर सहमत होने में असमर्थ पाया था। न्यायमूर्ति कार्तिकेयन ने माना कि ईडी बालाजी की हिरासत मांगने का हक है, जिससे इस पहलू पर न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती द्वारा पहले दी गई राय से सहमति हुई है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर जांच के लिए हिरासत की आवश्यकता है तो हिरासत अधिकार के रूप में दी जानी चाहिए, लेकिन किसी भी आरोपी को पूछताछ को विफल करने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि अपने खराब स्वास्थ्य के पहले भी आरोपी ने गिरफ्तारी के आधार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश ने रजिस्ट्री से मामले को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष रखने को कहा, ताकि उनकी राय पर विचार करने के बाद अंतिम आदेश पारित किया जा सके। न्यायमूर्ति कार्तिकेयन ने वाई बालाजी बनाम कार्तिक देसाई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी विचार करने के बाद आदेश पारित किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने इस साल मई में नौकरी के बदले नकदी घोटाले के साथ ही बालाजी को आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आरोपी और शिकायतकर्ता आपसी समझौता उन्होंने किया हो तो उन्होंने न्याय, निष्पक्षता, अच्छे विवेक और आपराधिक न्याय शास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों पर भी समझौता किया। न्यायाधीश ने कहा कि ये मुद्दा उन शिकायतों के कारण उत्पन्न हुआ कि बालाजी की गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया ने उनकी भलाई को प्रभावित किया है। उन्होंने इस दलील पर ध्यान दिया कि बालाजी को उन आधारों के बारे में सूचित नहीं किया गया था जिन पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, जिससे उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश स्तर के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को ये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया कि उन्होंने बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 उपधारा 1 के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि उस प्रावधान के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा 10 वर्ष है। ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा पारित सजा के आदेश को अस्वीकार करते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार माना है कि अदालतें किसी कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा नहीं दे सकती, खासकर जब उक्त प्रावधान अदालत को कारावास की कम अवधि को ध्यान में रखते हुए कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता है। मामले की कुछ अनोखी परिस्थितियां सामने हैं। अदालत उस व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसे आईपीसी की धारा 376(1) के तहत बलात्कार के दोषी ठहराया गया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश जाजपुर रोड द्वारा 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब मामला सुनवाई के लिए उठाया गया तो अपीलकर्ता के वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसी सजा सुनाई जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है और ऐसे अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा से कम है। न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अधिनियमन
इससे पहले उक्त प्रावधान में न्यूनतम 7 साल की सजा निर्धारित की गई थी और इसके अलावा इसने न्यायालय को न्यूनतम से भी कम सजा देने का विवेक भी प्रदान किया था। जस्टिस साहू ने आदेश दिया कि संबंधित पीठासीन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि उन्होंने अपीलकर्ता को 7 साल के कठोर कारावास की सजा कैसे सुनाई, जबकि अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा 10 साल है। जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु, वहां बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बदहाली पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सख्त हो गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, आपको बता दें कि कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों की बदहाल स्थिति के मामले में दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए देश के सभी हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा था कि सभी हाईकोर्ट उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों में सुधार के लिए सुनवाई करे। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि जेलों में कई कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं। जेलों में हालात ऐसे हैं कि कई कैदी इससे परेशान होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं, लिहाजा इनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने महसूस किया है कि जेलों में कैदियों को निम्न स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक का अधिकार है। जेलों में माहौल सुधारने की जरूरत है। सिर्फ जेल का नाम बदलकर इसे सुधार कर देने से भी कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि जेलों में सुधार भी नजर आना जरूरी है। शिमला और दिल्ली में ओपन जेल का कॉन्सेप्ट काफी हद तक सफल रहा, लिहाजा इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। अब कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार को इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कालिंदी कुंज मेट्रो डिपो के पास फुटपाथ पर अतिक्रमण न किया जाए या अनधिकृत उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए। न्यायालय ने इस तरह के अतिक्रमण पर गंभीर रुख अपनाया, क्योंकि डिपो के निर्माण के लिए नागरिकों ने बहुमूल्य भूमि खोदी थी। कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ का इस्तेमाल केवल लोगों को चलने की अनुमति देने के लिए किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आज हम जानते हैं कि रेहड़ी वालों के क्या हक होते हैं। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इसकी जानकारी देंगे, आप भी सुनिए। दिल्ली के एक स्ट्रीट वेंडर यानी कि सड़क विक्रेता पुरुषोत्तम ने जनवरी 2022 में सुसाइड की। वो और उनके जैसे 150 और लोग ऐसे थे जिनकी लाइवलीहुड स्ट्रीट वेंडर वाली चीज पर ही डिपेंड थी। स्ट्रीट वेंडर्स के हमारी कंट्री में क्या राइट्स हैं? स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में आया। इसके अंडर टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई है। टाउन वेंडिंग कमेटी का ये काम रहता है कि जितने भी वहां के स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक प्रॉपर एरिया, एक वेंडिंग जोन अलोकेट किया जाए। जो भी ऐसे वेंडर्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर एरिया नहीं दिया गया है उनको एडजॉइनिंग वेंडिंग एरिया दिया जाए। जितने भी वेंडर्स रहते हैं उनका हर 5 साल में सर्वे करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट सर्वे आप उनको इविक्ट नहीं कर सकते। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.